है ना, याद रहेगा। अब क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर, तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है, ये पैटर्न याद रखना है कि भाई ऑक्टाहेड्रल में नीचे की तरफ कितने थे आपके, 3 ऑर्बिटल्स थे और ऊपर की तरफ 2 थे। ये Eg था, ये T2G था, ये अपना बेरी सेंटर था, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में क्या था, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर की तरफ होंगे, 2 ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ होंगे। ये होंगे आपके T2G और ये होंगे आपके Eg, और इसमें G नहीं बोलते हैं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म है, G नहीं बोलते इसमें। कहीं कहीं हो सकता है किसी बुक में लिखा हो G, बट बोलते हैं इसको E हैं और इसको T2 बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें, मीत आ गए, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अगर बात करो तो Eg को आपको ऊपर लेना है, T2G को नीचे लेना है। टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करो तो T2 को आपको ऊपर लेना है और E को आपको नीचे लेना है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स नीचे, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स ऊपर। अब ये सब क्यों बताया जा रहा है, अगर इसकी बात करें हम ऑक्टाहेड्रल की, तो नीचे की तरफ आपका कितना आया था वैल्यू, -0.4 आया था ना। ये पूरा एनर्जी गैप Eg और T2G में जो था उसको हमने बोला था डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये गैप आया था आपका -0.4 और ये वाला गैप कितना था, +0.6 लेते थे हम लोग इसको कैलकुलेशन में। अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो वैल्यू हम लोग इतनी ही बोलेंगे कि ये वाला आपका 0.4 आएगा और ये वाला 0.6 आएगा। लेकिन अगर कहीं पे हमें टोटल कैलकुलेशन करना है तो उस कैलकुलेशन में हम लोगों को इस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है। अब दूसरी चीज हम लोग क्या याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। टेट्राहेड्रल है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा। इसमें ऊपर की वैल्यू ये 3 आ गए आपके, तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू 0.4 हो जाएगी और इसको बोलेंगे, गैप को बोलेंगे डेल्टा टी, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 0.6 डेल्टा टी, इस तरीके से आ जाएगी। अब अगर हम डेल्टा टी कॉम्प्लेक्स लेते हैं और डेल्टा ओ कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, तो इसमें एक रिलेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। इसका मतलब 4/9 की अगर वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी वैल्यू, अप्रॉक्स 0.44 आएगी क्या। वॉइस क्लियर है सबको, 0.44 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो आप देख पा रहे हो कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन क्या आ रहा है, डेल्टा ओ बड़ा है या डेल्टा टी बड़ा है, जल्दी बताइए। स्प्लिटिंग किस में ज्यादा हो रही है, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा टी की वैल्यू कम है। डेल्टा टी की वैल्यू कम है, डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल जब फील्ड होता है या ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने हैं, टेट्राहेड्रल में इस तरीके से भरने हैं, तो इनको भरने के तरीके में हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की कब हम पेयरिंग करेंगे, कब पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिन क्वेश्चंस की कल मैं बात कर रही थी, करवाने के लिए आपसे बात कर रही थी ना कि कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं रिसेंट, उनको हम लोग कर लेते हैं कि क्या इस तरीके की क्या चीज़ पूछी जा रही है, वो बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हमें निकालना है
crystal field stabilization energy CFSE of cobalt F3H2O whole thrice. ठीक है, और हाँ, क्या आवाज नहीं आ, वो दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन पे? अरे, तो इसमें तो शेयरिंग दिखा रहा है, एक बार देखती हूँ। तो यानी तुम्हारे उसमें गड़बड़ है। फिर से मैं वो करती हूँ, देखो। हाँ, हमारे तो दिख रहा है कि शेयरिंग हो रही है, बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? आ गया? ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स में इन्होंने बोला है कि डेल्टा ओ कम है पेयरिंग एनर्जी से। कभी भी आप याद रखेंगे, जब भी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, अगर पेयरिंग एनर्जी मोर है आपका इस एनर्जी गैप से कभी भी, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में स्प्लिटिंग उतनी नहीं होती है कि वो पेयर करा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ये शो कर रहा है ये फैक्टर। दूसरी चीज, अब हम लोग देखते हैं लिगेंड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिगेंड है F- और H2O, दो लिगेंड्स लगे हुए हैं। दोनों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं वीक फील्ड में। तो ये भी बता रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड भी पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, ये भी यही बता रहे हैं कि पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है CFSE। तो CFSE में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं क्या है। तो अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आएगा, H2O का तो 0 होता है, तो यहाँ पे X की वैल्यू +3 आ जाएगी। इसका मतलब कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3 में है। अब कोबाल्ट वैसे तो होता है आपका 27 होता है ना, 3D7 and 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट का इसका। अब +3 कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो 3D6 बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब इस 3D6 को हमको फिल करना है। ठीक है, और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा ओ भी दिया हुआ है, और 3 लिगेंड्स ये हैं और 3 लिगेंड्स ये हैं, 6 लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं हमको। मोनोडेंटेट, क्वेश्चन को देखने से हमें पता लगा कि मोनोडेंटेट 6 लिगेंड्स हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, और यहाँ पे भी डेल्टा ओ लिखा हुआ है। इससे भी पता लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल की बात की जा रही है कॉम्प्लेक्स की। तो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की गई, हमें क्या याद आना चाहिए कि हमें वैल्यूज़ ये यूज़ करनी है, -0.4 ओ और ये आपका डेल्टा ओ और ये 0.6 डेल्टा ओ। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, D6 को फिल करना है तो करते हैं। 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ले लीजिए, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे, ये Eg है और ये क्या है, T2G। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करें, 1 2 3। पेयरिंग नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हाई है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी कम प्रोवाइड हो रही है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। वीक फील्ड लिगेंड भी है, उससे भी पता लग रहा है पेयरिंग नहीं होगी। तो 6 फिल करने, तो 1 2 3 और यहाँ पे भरेंगे आपके 5 हो गए। अब 5 होने के बाद फिर यहाँ पे नीचे की तरफ 6 होगा। क्लियर है बात इतनी? 3D6 बन गया। अब वैल्यू निकालनी है CFSE की, ये आपका बैरी सेंटर, इसको लेना है 0.6 डेल्टा ओ, और इसको कितना लेना है, -0.4 डेल्टा ओ।
अब ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको CFSE निकालना है, ठीक है, तो CFSE निकालना है तो अगर नीचे वाले में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू का। और ऊपर वाले में देखो प्लस 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू अगर देखिए तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू 1.6 आ जाएगी माइनस में, और ये 1.2 आ जाएगा। तो अगर वैल्यू देखो तो कितनी आएगी, ये माइनस में 0.4 आ जाएगी डेल्टा ओ। क्लियर हुई बात? यस और नो? अब देखो, अब आप पूछ सकते हो, इसमें ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। ऑप्शंस क्या थे क्वेश्चन में? ऑप्शंस हमें इस तरीके से दिए हुए थे। ए ऑप्शन था -0.8 डेल्टा ओ, बी ऑप्शन था आपका -0.4 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी, सी ऑप्शन था -0.8 डेल्टा ओ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, डी ऑप्शन था आपका -0.4 डेल्टा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, डी वाला। क्लियर है बात? अब देखो CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन है। CO+3 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम फिल कर रहे हैं तो CO+3 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप फिल करोगे ऐसे सिंपल वे में 3d6 को, तो 3d6 को अगर आप फिल करते हो ऐसे सिंपल वे में, तो पहले भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ऑलरेडी। बिफोर जब हम स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही था ना, यस और नो? जब स्प्लिटिंग नहीं हुई थी तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये कोबाल्ट का +3 है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ही होगा 3d6 में। इतनी बात सबको समझ आती है? अभी जब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आ गए, मतलब लिगेंड आकर के अटैच हो गए, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। उसके बाद भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो पेयर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले लिखा सिंपल वे में, मतलब D6 का CO+3 का सिंपल वे में कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो गया। 3d6 को जब हम 5 एक साथ लेकर के फिल करते हैं तो एक पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पेयर दिख रहा है हमें। और जब हमने इस तरीके से फिल किया स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, तब भी हमने देखा कि एक ही पेयर है। तो ऐसे केसेस में कोई भी पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं की जाती। सपोज मान लो कि पहले हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन होता एक पेयर है और अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दो पेयर हो जाते, तब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी पी लेते। मान लो कि पहले आपका एक भी पेयर नहीं था और बाद में दो पेयर हो जाते, तो आप उसमें क्या लेते, 2p लेते। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे पहले और बाद के अंतर को देखते हुए, जैसे मान लो पहले आपका 0 पेयर्ड था, मतलब कोई भी पेयर नहीं था, और 3 पेयर्ड हो गए बाद में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद, तो आपके 3p+ में लेना पड़ेगा हमें, मतलब पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो कभी भी पेयरिंग एनर्जी हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम देखेंगे कि पहले कितने पेयर्ड थे और बाद में कितने पेयर्ड हैं। अगर उसमें डिफरेंस है तो जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग एनर्जी ले ली जाती है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे सेम पैटर्न पे। ये अपने सारे, ये मेरे ख्याल से 2020 के ही किसी पेपर में आए हुए हैं। ईयर लिखा हुआ इस पे, हाँ ये भी 2020 का ही है।
इस ईयर में CFSE पसंद आया है तो CFSE पे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ CFSE फॉर हाई स्पिन D6 metal ion in octahedral एंड टेट्राहेड्रल दोनों फील्ड में पूछा गया है। मतलब अलग अलग करके हमें दोनों के लिए निकालना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला आपको लेना है ऑक्टाहेड्रल के लिए, कॉन्फ़िगरेशन लेना है D6। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ये भी कोई 2020 के पेपर में है। D6 लेना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोला था हमने? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए थे या वीक फील्ड लिगेंड आए थे? कल ही बताया था क्या? कल के PDF में था। हाई स्पिन लो स्पिन कल बताया था कॉन्सेप्ट, या पहले बताया था आपको? अच्छा, जो लोग क्लास में हैं उनका पता नहीं है कि प्रीवियस क्लासेस में थे या नहीं थे ना, यही बात हो रही होगी। इस वीक लिगेंड होगा, है ना। हाई स्पिन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब मिलते हैं? जब लिगेंड कैसे होंगे? वीक होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ज़्यादा नॉर्मल जो पेयरिंग होगी वही होगी, एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं होगी। देख पा रहे हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। CFSE में हमें पता है, CFSE निकालना है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ऑक्टाहेड्रल में 3 यहाँ पे फिल करते हैं, 2 ऊपर, ये EG, ये T2G। और टेट्राहेड्रल में 3 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे, ये E और ये T2। ठीक, उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये वाला कितना था आपका? 0.6 था ऑक्टा में, और ये वाला था आपका -0.4। और ये वाले में क्या था? यहाँ अगर बैरी सेंटर है तो ये 0.4 था और ये था आपका 0.6। यही चीज़ थी। अब फिल करते हैं D6 को। तो पहले नॉर्मल भर लेते हैं D6 को। कोई आयन ऐसा है जिसमें D6 बन रहा है, तो D6 को तुम भरोगे। अभी तो फिल किया था हमने, तो D6 में एक पेयर था पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे रख के देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 और छठा ये वही सेम केस है जो प्रीवियस किया था हमने, ये वाला। तो कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। सबको क्लियर है ये बात? यहाँ पे भी कोबाल्ट D6 बना था ना, और D6 में हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब CFSE निकाली तो -0.4 डेल्टा O आया था। तो यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं तो बोल दीजिए यस और नो, जो भी है बताइए। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की तो अभी हमने प्रीवियस निकाली थी, इसलिए दोबारा से नहीं निकाल रहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप D6 फिल करते हो तो कैसे करोगे? पहले इनकी एनर्जी कम है तो इनको नीचे लाओ, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो अब अगर हम एनर्जी निकालें इसमें CFSE,
तो कैसे निकालते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं और मल्टीप्लाई इस वैल्यू को करते हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने। अब यहाँ पे माइनस साइन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने और वैल्यू कितनी है 0.6। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1.2 डेल्टा टी और यहाँ पे वैल्यू आ गई -1.8 डेल्टा टी। देख पा रहे हैं अब कितनी वैल्यू हो गई, ये माइनस में 0.6 हो गई और यहाँ पे माइनस में 0.4 डेल्टा हो। तो दोनों के लिए CFSE निकल आया। अब ऑप्शंस बता देते आपको, उसमें से आप पिक कर लेंगे। किसकी रिक्वेस्ट आई है, वॉइस क्लियर है मेरी, कोई आवाज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, क्लियर है? क्योंकि आवाज़ का कभी कभी नेटवर्क ऐसे वीक सा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शंस लिख देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन था -2.4 डेल्टा ओ एंड -0.6 डेल्टा टी। दूसरा ऑप्शन था -1.6 डेल्टा ओ एंड -0.4 डेल्टा टी। तीसरा ऑप्शन था आपका -0.4 डेल्टा ओ एंड -0.27 डेल्टा टी। फोर्थ ऑप्शन था -4 डेल्टा ओ एंड -0.6 डेल्टा टी। तो अपना फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ही तो आया अपना। तो ऐसे आप लोग CFSE निकाल लेंगे। अब यही अगर क्वेश्चन को चेंज कर देते, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बजाय इस क्वेश्चन में लिख देते वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई ना कोई ऐसा लिगेंड लगा हुआ है जो पेयरिंग करवा रहा है। ठीक है, तो जब पेयरिंग करवानी होती है वो केस आता है तो उसमें पहले नीचे वाले में ही सारे भरे जाते हैं। मतलब जैसे मान लो 6 भर रहे होते हैं ना ये वाले केस में, तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं। और यहाँ पे फिर वैल्यू क्या आती, देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज करके करते हैं कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें, अभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, अब हम लो स्पिन बोलते हैं। तो लो स्पिन का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है और वो कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर D6 लिखना है आपको दोनों में, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आपके कितने थे 3 2 ऐसे ऑक्टाहेड्रल में ये चीज, और ये वाले में आपके 2 3। ऐसे था। अब D6 भरना है इसमें, तो 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 पहले पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ पे जाएंगे ओरिजिनल वे में, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा ओरिजिनल यहाँ पे, और फिर इसकी पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में। तो ये पेयरिंग हो जाएगी, जब पेयरिंग हो जाएगी तो सारे के सारे इसी पे आ जाएंगे 6 के 6। ठीक है, अब ओरिजिनल जो D6 था उसमें कितने पेयर थे, एक ही तो पेयर था, देख पा रहे हो, एक पेयर था। अब ये जो वाला D6 बना, जो लो स्पिन बना रहे हैं हम,
उसमें एक तो पेयर्ड है ही, एक्स्ट्रा पेयर्ड कितने आ गए, ये और ये, दो एक्स्ट्रा पेयर आ गए। दो एक्स्ट्रा पेयर आने का क्या मतलब है, जब हम पेयरिंग एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये वाले तो अब है नहीं, तो यहीं पे है इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाले में हम लोग कितना लेते हैं, पॉइंट, नीचे वाले का कितना वैल्यू लेते हैं हम, 0.4, वो भी माइनस में, तो नीचे वाले की वैल्यू हम क्या ले लें, 0.4 डेल्टा ओ माइनस में, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -2.4 डेल्टा ओ। अब ये तो पहले से पेयर था, तो पेयरिंग में ये काउंट नहीं होगा, ये पहले से था स्प्लिटिंग के पहले। अब स्प्लिटिंग जब हुई है, लिगेंड वगैरह आए हैं, तब एक ये पेयर हुआ और एक ये पेयर हुआ, दो पेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे दो की पेयरिंग एनर्जी लगेगी, 2p। क्लियर है सबको बात? अब ऐसे ही अगर इसका D6 लिखोगे तो पहले क्या करोगे, 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6, ये बन गया 6 का। अब क्या करेंगे, अब पेयरिंग करवाएंगे, अब पेयरिंग करवाएंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा और दो तो अनपेयर्ड बचेंगे ना ऊपर, दो आपके पेयर्ड में ये बचे रहेंगे आपके। आयुष का कॉल आ रहा है। हाँ आयुष, हाँ आयुष क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हो सकता है, चलो फिर जाने दो, ठीक है। हाँ, आप लोग को तो वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है ना, आप लोग को तो कोई इशू नहीं है। हेलो, आप लोग को तो आवाज़ आ रही है ना। आयुष का कॉल आया था कि कभी आवाज़ आ रही है, कभी गायब हो जा रही है, कभी स्क्रीन गायब हो जा रहा है, तो मैंने कहा फिर आप रहने दो, ठीक है। तो अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल में अगर देखें तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, हमने पहले तो एक एक फिल कर दिया सीधे सीधे D6 करके, तो यहाँ पे पेयर बन गया। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग कर देंगे, तो एक मान लो यहाँ पे पेयर बन जाएगा और एक आपका ये पेयर बन जाएगा, तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ऊपर में कितने पेयर बनेंगे, ये वाला बन गया, इसको हटा दो, और नीचे वाले में यहाँ पे बन गया, एक पेयर पहले से था जब D6 था, अब एक दो एक्स्ट्रा बन गए। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दो की तो पेयरिंग एनर्जी लगाओगे और बाकी को कैलकुलेट करोगे उसी फॉर्मूला से। कैसे, यहाँ पे आपने नीचे वाले में कितना लिया था, नीचे वाले के लिए आपने कितना लिया था, 0.4 ले लिया था। अब यहाँ पे ऊपर वाले के लिए हमें 0.4 लेना है और नीचे वाले के लिए 0.6 लेना है। 0.6 में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 लिख दो, और ये वाले में 0.4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये 0.8 आ गई, और ये आ गया आपका कितना, माइनस में 2.4, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 0.8 माइनस कर दो, 1.6 आ जाएगा क्या, माइनस में डेल्टा टी साथ में रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर था, अब सिचुएशन है 1 2, दो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई तो 2p यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पेयरिंग एनर्जी को यूज करते हुए CFSE निकाल सकते हैं। अगर वीक लिगेंड है तो आपका पेयरिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का यूज़ हम लोग
नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो, डी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। RuEn होल थ्राइस Cl2 एक कॉम्प्लेक्स ये है, FeH2O होल 6 Cl2। ठीक है, अब याद रखेंगे कि आयरन के जस्ट नीचे Ru आता है, तो आयरन में होता है 3d6 और इसमें होता है 4d6, और En होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL बोलते हैं, SFL, और H2O होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको बताया कि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा? पेयरिंग। यहां तक बात समझ आती है? अब डी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है Ru की। En इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, Cl2 2 है, तो Ru की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगी, और यहाँ पे Fe की +2 आ जाएगी क्योंकि Cl की -2 होगी, 2 Cl की। अब Ru +2 है और Fe +2 है। भाई Fe था आपका 3d6 4s2, Fe +2 था 3d6, तो ये भी हो जाएगा आपका 4d6, जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन दोनों d6 आ गए। ऑप्शंस देती हूँ, फिलिंग करनी है। फिलिंग किस में करनी है? उसी में T2G में, और इसमें लिगेंड्स को अगर देखो तो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल। सीधे सीधे यहाँ पे 6 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे अगर देखो तो 3 लिगेंड ये वाले हैं और 3 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेंटेट हैं। मोनोडेंटेट के नंबर्स को हम लोग एज इफ ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन जाता है, और बाइडेंटेट होता है तो उसका डबल करना पड़ता है क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेशन साइट होती है। तो इसमें 3 × 2 करेंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स ये भी है, मतलब होगा तो ऑक्टाहेड्रल। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ऑक्टाहेड्रल में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही तो लिखा जाता है, 3 2 करके, यही करते हैं ना। डिफरेंस क्या है? एक में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक में आपका वीक है। इसमें En है स्ट्रॉन्ग और इसमें H2O क्या है? वीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। तो फिल करते हैं 4d6 में। 4d6 में जब आप फिल करोगे, 3d6 में जब फिल करोगे, आयरन वाले ये वाले में, Ru वाले में 4d6 फिल करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, और आपको 6 भरने हैं, सारे पेयर हो जाएंगे, 4 5 6, फाइनल लिख दिया हमने। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? इसका कॉन्फ़िगरेशन बना T2G6 और EG0। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे H2O वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे हमने भरा था 4d6 को, यहाँ पे हमें भरना है 3d6 को। 6 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भरते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? अब H2O वीक है तो ये पेयर नहीं कराएगा। अगर यहाँ पे En था तो पहले इसमें भरा ऐसे ही जाता है, फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन उठ के नीचे आ जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। तो मतलब T2G में ही इलेक्ट्रॉन थे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। H2O वीक लिगेंड है, तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से हमने फिल किया, अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसको ये पेयर कराने वाला नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखो तो क्या आ जाएगा? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है।
क्लियर हुई बात? ये इजी क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो आपके कैसे दिए होते। T2G4 EG2 और दूसरे वाला का दिया था T2G6 EG0। फिर दिया था T2G6 EG0 और दूसरे वाले का T2G6 EG2। सी ऑप्शन दिया था T2G6 EG0 और T2G4 EG। एक और कोई ऑप्शन था तो अपना ये बन गया सी वाला ऑप्शन। देख पा रहे हो? तो क्या ध्यान रखना है हमें, ये याद रखना है, यहाँ पे 3 T2G, यहाँ पे 2 EG। ऑक्टाहेड्रल फील्ड का यही है। टेट्राहेड्रल में पूछ लिया जाए तो आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। 3 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो। ऊपर हो गया T2, नीचे हो गया E। फिलिंग इसी तरीके से करनी है। स्ट्रॉन्ग अगर आ जाता है तो पेयरिंग करवा दो, पहले नीचे में ही भरो जितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो D7 आ जाता तो अब ये नीचे वाले तो 3 भर गए, तो फिर यहाँ पे 1 लेना पड़ता हमें। ठीक है, यहाँ पे भी अगर D7 आ जाता तो 1 2 3, यहाँ पे वीक लिगेंड था तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया, अब 7 यहाँ आ जाता। क्लियर है? जो आपकी एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में शायद D1 D2 D6 करके कॉन्फ़िगरेशन दिए होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और वीक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है। कहीं दिया है क्या, देख लेना आप, शायद नहीं दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए कि कोई आयन अगर D6 है, D7 है, D10 है, D9 है तो क्या हो सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। वीक है लिगेंड तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है लिगेंड तो क्या होगा। इसमें नहीं है, शायद आरबीएससी की बुक में दिया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अब ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट बस इतना ही याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे डिवाइड करो और टेट्राहेड्रल में कैसे डिवाइड करो। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा दो, वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन का। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड दिया हुआ है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, क्या हो सकता है। ऑप्शंस देख लो। T2G4 EG0 when delta O is less than P। T2G3 EG1 when delta O is greater than P। फिर T2G3 EG1 when delta O is less than P। फिर डी ऑप्शन EG2 T2G2 when delta O is less than P। ठीक है, अब देखो D4 का 2 ही कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में बना लो या वीक फील्ड में बना लो। 2 ही बना सकते हैं, दोनों बना के देख लेते हैं और ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। देखो पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होती है इससे तो ये बताता है कि आपका वीक फील्ड है, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो डेल्टा ओ अगर कम है तो बताता है ये कि वीक फील्ड है, और अगर डेल्टा ओ ज़्यादा है पी से तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्योंकि अभी आंसर हम निकालेंगे तो हमें देखने पड़ेंगे, इसमें चूज करना पड़ेगा। तो D4 को फिल कर देते हैं ऑक्टाहेड्रल में, एक बार स्ट्रॉन्ग में और एक बार वीक में। कैसे भरना है, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। पहले हम फिल कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग में,
स्ट्रॉन्ग में आपको 4 भरने हैं तो नीचे के नीचे ही आ जाएंगे। सबको क्लियर है ये बात? क्लास फील्ड स्ट्रॉन्ग 4 ही भरने हैं तो पेयरिंग होगी, तो सबको पेयर्ड फॉर्म में पहले नीचे वाले में भरा जाता है, तो पहले इसमें भर दिया हमने। ये अपना T2G था और ये अपना EG था। यहाँ पे भी ये EG है और ये T2G है, 4 भर दिए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा बना T2G4 EG0। अब अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भरो, सिंगल सिंगल, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया? T2G3 EG1। यही 2 कॉन्फ़िगरेशन तो बने। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के कंटेस्ट में है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कब होता है? जब डेल्टा O ज़्यादा हो और P कम हो। और वीक फील्ड कब होता है? जब डेल्टा O छोटा हो जाए P से। अब ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। पहली बात कि आपका जब डेल्टा O ज़्यादा है और P कम है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा O ज़्यादा है, ये एक ही ऑप्शन है। डेल्टा O ज़्यादा हो और P कम हो, तो ये एक ही ऑप्शन है। इसमें T2G3 दिया है, EG1 दिया है, यहाँ पे T2G4 EG0 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा है जब P ज़्यादा हो और डेल्टा O कम हो, तो उस केस में T2G3 और EG1 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, डेल्टा O कम हो। तो 3 है ऐसे जिसमें डेल्टा O कम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1 ये थर्ड में दिख रहा है हमें। इसमें देखो T2G2 है, इसमें T2G4 है, तो आंसर मिल गया हमारा। क्लियर है बात? दोनों केस हमने स्टडी कर लिए, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं दिया हुआ था। दोनों केस हमने स्टडी कर लिए, दोनों के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन बना ली कि अगर ये ज़्यादा है तो ये होगा, अगर ये ज़्यादा है तो आपका ये होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने जब ऑप्शंस को चेक किया तो हमारा ये ऑप्शन बना। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, यानी कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना? हाँ, यही तो बोल रहा था, वो भी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। अभी कनेक्ट था हमारा, अभी हमारा एक सिस्टम नीचे हमने वाईफाई का लगाया, जो आपको बताया था ना, स्मार्ट क्लासरूम बनाया, और एक का जो पोर्ट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो पास वाला है उससे लगाया। अब बताना अगर ज़्यादा बफरिंग होगी तो फिर क्लास बंद कर देंगे, और अगर ठीक चलेगा तो। आवाज़ आ रही है अभी? हर्षित, अभी ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था या इसमें बफरिंग थी? बफरिंग थी, तो एक्सप्लेन कर दूं फिर से। देखो, D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या बनेगा। अब क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं दिया, तो हमें दोनों केसेस बना के देखने पड़ेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर पेयरिंग के टर्म्स में हम लिखते हैं तो 3 नीचे और 2 ऊपर ऐसे बनाते हैं, T2G और EG। फिलिंग करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग होती है, 4 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो चारों को पेयर फॉर्म में नीचे वाले में डाल दें। डाल दिया, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G4 और EG में कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो EG0।
अब फील्ड अगर वीक है तो अपोजिट चीज हो जाएगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, सिंपली हम D4 को फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 भर दिया हमने। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन आया T2G3 और Eg में एक इलेक्ट्रॉन आया तो Eg1। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बन गया T2G3 Eg1 जब वीक फील्ड था। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में केवल एक ये फैक्टर नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये भी दे दिया है पेयरिंग एनर्जी का, तो इसको भी याद रखना है हमें। अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी को बताता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो ये स्प्लिटिंग को बताता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो P से ज़्यादा हो जाएगा स्प्लिटिंग, और अगर फील्ड वीक है मतलब स्प्लिटिंग उतनी नहीं हो रही है तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी P से। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस को चेक किया तो थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया। क्लियर? ये सारे के सारे आपके 2020 में आए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन दे रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब ये इसका CFSE का ये लास्ट क्वेश्चन है, Mn+2 टाइम बताइएगा मुझे, एंड टेट्राहेड्रल 353 हो गए, ओके। टेट्राहेड्रल Ni+2 दो कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है बोथ कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन। अब हाई स्पिन का मतलब तो आपको पता ही है, हाई स्पिन का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, हाई स्पिन का मतलब है। फिर दिया हुआ सेकेंड, Ni2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली लो स्पिन। बोल रहे हैं Ni2+ का कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही कम होगा ऐसा जब वो लो स्पिन होगा, मतलब कि हाई स्पिन ही होगा वो। फिर लिख रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn+2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है कैन बी लो स्पिन। और लिख रहे हैं लास्ट वाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2 आयंस इज येलो इन कलर। ठीक है, अब देखते हैं भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा बन सकता है। Mn2 देखते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है, मेंशन किया हुआ है, और ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले Mn+2 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करनी है। Mn+2 है तो Mn होता है आपका कितना, 25 होता है ना, 3d5 4s2 यही होता है, तो Mn+2 हो जाएगा 3d5। अब ये 3d5 है, ऑक्टाहेड्रल है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल कर सकते हैं वो हम लोग देख लेंगे, 1 2 3 1 2। और दूसरा है आपका निकेल+2, तो निकेल आपका कितना होता है, 28 होता है, तो 3d8 4s2। अब निकेल+2 तो 3d8 हो जाएगा। ये है आपका टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये Eg ये T2G और ये आपका E और ये T2।
क्लियर है इतनी बात? अब देखो, पहला लिखा है इन्होंने बोथ कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या गलत हो सकता है? देखो, अगर तो हम ले लें वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल में अगर वीक फील्ड लिगेंड ले लें तो क्या होगा? 3d5 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5, तो ये क्या बनेगा? हाई स्पिन बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 5 दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये अगर तुम ले लो, ये वीक फील्ड में लिया हमने, अगर इसी को स्ट्रॉन्ग फील्ड में बनाओ आप, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। अभी भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो? ये वीक में था WFL में, और ये स्ट्रॉन्ग में था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। पेयरिंग तो हुई, लेकिन 5 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो 2 ही तो पेयर हो पाएंगे, एक तो स्पिन जनरेट करेगा ना। तो दोनों में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा दोनों कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है बोथ कॉम्प्लेक्सेस, तो एक को ही चेक किया, अभी हमने दूसरे को चेक करते हैं। देखो, दूसरे को चेक करें, 3d8 है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग में लो और अगर इसको वीक में लो, 8 को फिल करते हैं। एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, ऐसे लिखते हैं ना। अब पहले वीक फील्ड में देख लो और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड में देख लो। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग होगी 6 7 8। लेकिन ये लिगेंड की वजह से नहीं हुई, ये तो अपने आप हुई है। जब आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो अपने आप आपको फिल करने पड़ेंगे। ये बन गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन होगा इसमें। अब SFL में देख लेते हैं, SFL में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड जब लिगेंड आ गया तो पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग में क्या होगा? 4 तो यहाँ आ गए, 8 बढ़ने हैं। अब ये क्या बन गया? ये तो हाई स्पिन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाई स्पिन और ये भी हाई स्पिन, यहाँ पे भी अनपेयर्ड है। लेकिन लास्ट वाला जो बना वो क्या बना? लो स्पिन बन गया। क्लियर होती है इतनी बात सबको? तो इसका मतलब बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि इन्होंने फील्ड मेंशन नहीं किया है तो हमें देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। हाँ, अगर इसके बारे में बोलें, पहले वाले के बारे में बोलें, तो पहला वाला वीक में भी हाई स्पिन है और स्ट्रॉन्ग में भी आपका हाई स्पिन है। तो अगर ये बोलते MN के कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हम बोल देते, जैसे इन्होंने लिखा विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड MN+2 कॉम्प्लेक्स कैन बी लो स्पिन। कहाँ पे ये लो स्पिन है MN+2 वाला? ना तो स्ट्रॉन्ग में है और ना ही वीक फील्ड में है, किसी में भी ये आपका लो स्पिन नहीं है, हाई स्पिन ही है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है। अब निकिल के बारे में क्या कह रहे हैं? निकिल के बारे में ये बोल रहे हैं निकिल+2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली लो स्पिन। तो देखो, निकिल+2 वाला अगर कॉम्प्लेक्स देखो तो ये यहाँ पे तो हाई स्पिन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दोगे तो लो स्पिन बन गया ये। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब aqueous solution of Mn+2 ions is yellow in color, इसको देखना पड़ेगा हमको कि इसका Mn+2 का कलर क्या होता है। ये देखो, अब ये आ गया आपका एनालिटिकल का क्वेश्चन, एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम लोग आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं।
Mn+2 का कलर कैसा होता है। ठीक है, वैसे तो MnSO4 जैसे है तो ये कलरलेस होता है, वाइट होता है, येलो होता नहीं है शायद Mn+2। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे देखने को मिल सकते